माँ, तुमने आज फिर से यह टिंडे की सब्जी बना दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे टिंडे की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो तुम बार बार क्यों यह सब्जी बनाती हो? तो क्या मैं हर रोज तेरे लिए 56 भोग बनाऊं? जो बना है चुपचाप खा ले, वरना अच्छी तरह से पिटेगा आज तू मुझसे। दीदी देखो ना, माँ किस तरह मुझे पीटने की धमकी दे रही है। तुम तो जानती हो ना, मुझसे ये टिंडे खाए नहीं जाते। तुम मेरे लिए मैगी बना दो ना। क्या बोला? अब मैं तेरे लिए मैगी बनाऊं? तेरा तो हर रोज का हो गया है। चाहे माँ टिंडा बनाए या लौकी बनाए, तुझे तो हर सब्जी में नुक्स निकालने हैं। मैं नहीं बनाऊंगी तेरे लिए कोई मैगी वैगी। अरे भाई, अगर मेरे लाडले को मैगी खानी है तो उसके लिए मैगी बना दो ना। ये ले बेटा पैसे, जा जाकर मैगी ले आ, और एक पैकेट मेरे लिए भी ले आइयो। अपने पापा से पैसे मिलते ही सोनू बहुत खुश होता है और मैगी लेने के लिए झटपट दुकान पर भाग जाता है। तभी मोहन की पत्नी शांति उससे कहती है, आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। आपकी वजह से ही ये इतना जिद्दी हो गया। इसे ये मैगी खाने की आदत इतनी गंदी लग गई है कि इसे घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। भाई सच पूछो तो इसमें मेरी नहीं, शीतल की गलती है। अब भला इसमें मेरी क्या गलती है पापा? तू मैगी ही इतनी स्वादिष्ट बनाती है कि हमारा उसके अलावा कुछ और खाने का मन ही नहीं करता। क्या पापा, आप भी? मोहन की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी सोनू मैगी लेकर आता है। शीतल सभी के लिए टमाटर, प्याज और सब्जियों वाली मसालेदार चटपटी मैगी बनाती है, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां चाट जाते हैं। भाई मजा आ गया। कोई मैगी बनाए तो मेरी बेटी शीतल जैसी, वरना बनाए ही ना। थैंक यू पापा। अच्छा सुनिए, कल मुझे कॉलेज में फीस जमा करवानी है, तो आप मुझे पैसे दे देना। ठीक है बेटा, पैसे अलमारी में रखें, तो सुबह ले लेना। शीतल अगले दिन तैयार होकर अपनी फीस लेकर कॉलेज में चली जाती है। उसने फीस जमा करवाई ही होती है कि तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है। हेलो, क्या हुआ माँ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ क्या है माँ? बेटा, तू बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। न जाने तेरे पापा को अचानक क्या हो गया। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो जल्दी से यहाँ पर आ जा बेटा। अपने पिता की तबीयत की खबर सुनकर शीतल जल्दी से अस्पताल में जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे पापा को? वो ठीक तो है ना? देखिए, हमने आपके पापा को पहले भी बताया था कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की ये बातें सुनकर दोनों माँ बेटी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं, देखिए, उनके ऑपरेशन में 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और ये पैसे आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर अस्पताल में जमा करवाने होंगे, नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या कहा? इतने पैसों को जमा करने के लिए बस एक हफ्ते का टाइम? हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? देखिए, पैसों का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने तो आपके पापा को पहले ही वॉर्न किया था। डॉक्टर की बातों से दोनों माँ बेटी बहुत परेशान हो जाती हैं। वो मोहन को घर ले आते हैं। मोहन दवाइयाँ लेकर आराम कर रहा होता है कि तभी शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ, हमें हर हाल में पिताजी का ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अब हमें कोई भी बैंक लोन भी नहीं देगा। मैंने पापा से पूछा, उनके पास 10 लाख की सेविंग्स है। अगर उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स भी लगा दी तो भी 10 लाख रुपए कम पड़ेंगे। बेटा, तुम मेरे गहने गिरवी रख दे। मैंने भी यही सोचा था माँ, लेकिन तुम्हारे गहने गिरवी रखने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 लाख रुपए ही आएंगे। उतने में कुछ नहीं होगा माँ। हमें जमींदार जी के पास जाकर घर ही गिरवी रखना होगा। शीतल जमींदार जी के पास अपने घर के कागजों को गिरवी रख देती है और उनसे 10 लाख रुपए ले लेती है, जिसके बाद वो अस्पताल में पैसे जमा करवाकर अपने पिताजी का ऑपरेशन करवाती है। ऑपरेशन के बाद वो अपने पिताजी को घर लेकर आती है और उनके ऑफिस में मेडिकल लीव के लिए सारे मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवा देती है। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद उनके घर पर एक लेटर आता है। ये क्या बकवास है? क्या हुआ बेटा? तो इस तरह से क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ माँ। मैंने पापा के ऑफिस में उनकी मेडिकल लीव लगाई थी, लेकिन उन लोगों ने उस मेडिकल लीव को कैंसिल कर दिया और कह रहे हैं कि हम किसी एम्प्लॉय की वजह से अपने ऑफिस का काम नहीं रोक सकते। इसीलिए उन्होंने पापा की जगह किसी और को नौकरी पर रख लिया है। कुछ दिनों बाद उनके घर में पैसों की तंगी होने लगती है। शीतल और शांति घर का खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू कर देती हैं। शीतल कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का छोटा मोटा खर्चा निकाल लेती है और शांति के कमाए हुए पैसों से मोहन की दवाइयों का खर्च निकल जाता है। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं बचते
कि वो घर के कर्जे की किश्त चुका सके। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो जमींदार के कर्जे की एक भी किश्त नहीं चुका पाते, जिस वजह से जमींदार कुछ लोगों को भेजकर उनके घर को जबरदस्ती खाली करवा देता है और वो लोग रातों रात अपने घर से सड़क पर आ जाते हैं। सत्यानाश हो उस जमींदार का। बताओ, इतनी रात को उसने हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब इतनी रात के हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके घर जाकर हम रह सके। रुको माँ, मेरी कॉलेज की एक सहेली अगले गांव में ही रहती है। मैं उससे फोन करके पूछती हूँ, अगर वो आज रात हमें अपने घर में रहने दे। शीतल जैसे ही अपनी सहेली के पास फोन करके उसे सारी बात बताती है तो वो तुरंत ही उन लोगों को अपने घर पर बुला लेती है। शीतल, देखो, तुम जब तक चाहो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकती हो। वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। अगर तुम सब मेरे यहाँ रहोगे तो मेरे साथ रहने के लिए एक फैमिली भी हो जाएगी। उस रात शीतल के मम्मी पापा और उसका भाई तो कमरे में सो जाते हैं, लेकिन शीतल को परेशान देखकर नेहा उससे बात करती है। शीतल, अगर तुम्हारी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब है तो तुम्हें खुद ही कोई काम करना होगा, वरना कल को तुम्हारी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यार, मैं अपनी तरफ से कोशिश ही तो कर रही थी। मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए कंपनी वाले तो मुझे जॉब देंगे नहीं, इसलिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती थी। लेकिन उससे भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पाई कि जमींदार जी की किश्त चुका सकूं। यार शीतल, तुम्हारा कर्जा इतना कम नहीं कि तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उस कर्जे को उतार सको। यार, जब तुम्हारे हाथों में इतना टैलेंट है तो तुम उसे समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। यार, तू कितनी अच्छी मैगी बनाती है, सच कह रही हूँ। अगर तूने अपना एक मैगी का स्टॉल खोल लिया तो तेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। आजकल तो खाने के काम में इतनी कमाई है जितनी एक गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। यार, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन अपना ये काम शुरू करने के लिए मुझे पैसे भी तो चाहिए होंगे, और इस टाइम हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इतने पैसों में पापा की दवाई आ जाए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तू चिंता मत कर यार, तेरी मैगी स्टॉल के लिए मैं तुझे पैसे दूंगी। जब तेरा कर्जा उतर जाएगा तो तू मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। नेहा की बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अगले दिन नेहा शीतल को पैसे देती है और उसके साथ जाकर उसका मैगी स्टॉल खोलने में भी मदद करती है। अरे वाह, लगता है आपने आज यहाँ पर अपना मैगी स्टॉल खोला है। सच कहूँ तो इस मैगी से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मेरी दोस्त मैगी बनाती ही इतनी अच्छी है, सिर्फ इसकी खुशबू नहीं, इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। अच्छा, ऐसा है तो एक प्लेट मैगी बना दीजिए। वो लड़का जैसे ही शीतल के हाथ की बनी मसालेदार चटपटी मैगी को खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत ही पसंद आता है। वाह, इसका टेस्ट तो सचमुच बहुत ही अमेजिंग है। खाकर मजा आ गया। मैं और मेरे दोस्त बहुत दिनों से ऐसे ही मैगी स्टॉल ढूंढ रहे थे जहाँ ऐसी टेस्टी मैगी मिलती हो। आज से हम सभी आपके यहाँ पर आकर ही मैगी खाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे शीतल के स्टॉल पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। जो भी ग्राहक एक बार शीतल के स्टॉल पर आकर उसके हाथ की बनी मैगी खा लेता है तो वो उसकी मसालेदार चटपटी मैगी का फैन हो जाता है। शीतल सुबह अपने कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई करती और शाम को अपना मैगी का स्टॉल लगाती। शीतल दीदी, जिस दिन मैं आपके यहाँ पर आकर मैगी नहीं खाता उस दिन मुझे मेरा बाकी का खाना हजम नहीं होता। न जाने आपकी इस मसालेदार मैगी में ऐसा क्या है। मैं घर पर जितनी भी कोशिश कर लूं, कोई भी मसाला डाल लूं, लेकिन इतनी टेस्टी मैगी नहीं बन पाती। धीरे धीरे शीतल पूरे बाजार में गरीब मैगी स्टॉल वाली के नाम से मशहूर हो जाती है और बड़े बड़े फूड ब्लॉगर भी उसके यहाँ पर आकर फूड ब्लॉग्स बनाने लगते हैं, जिससे शीतल की कमाई भी बहुत अच्छी होने लगती है। माँ, अगर मेरा काम इसी तरह चलता रहा तो अगले साल तक या शायद उससे भी पहले हम अपना घर फिर से खरीद लेंगे। शीतल की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और कुछ ही महीनों में शीतल इतने पैसे कमा लेती है कि वो जमींदार जी का सारा कर्जा चुकाकर उनसे अपना घर वापस खरीद लेती है। धीरे धीरे कुछ सालों में वो इतने पैसे कमा लेती है कि वो अपने छोटे से मैगी के स्टॉल को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बदल देती है। नेहा, अगर उस दिन तुमने मुझे न समझाया होता और मेरे मुश्किल समय में मुझे पैसे देकर मेरी मदद न की होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुम्हारे जैसा दोस्त भगवान हर किसी को दे।
ये कहकर शीतल नेहा के गले से लग जाती है और उसे उसके पैसे भी लौटा देती है। अपने कमाए हुए पैसों से शीतल अपने भाई को भी खूब अच्छी तरह पढ़ाती लिखाती है। वो अपने परिवार के लिए अच्छे खासे पैसे कमाकर एक अच्छे लड़के से शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन शादी करने के बाद भी वो अपने माता पिता और छोटे भाई का ध्यान रखती है और सब लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। गांव में नदी के किनारे मोहन नाम का एक पानीपुरी बेचने वाला अपनी पानीपुरी का ठेला लगाता था। मोहन की पानीपुरी बहुत ही मशहूर थी। शाम को लोग जब नदी किनारे घूमने आते तो मोहन की पानीपुरी जरूर खाते थे। मोहन के पानीपुरी के ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। आओ आओ, मोहन के हाथ की बनी स्वादिष्ट पानीपुरी खाओ। खट्टी मीठी पानीपुरी, एक बार खाओगे बार बार खाओगे। आओ आओ। मोहन की दुकान पर हर उम्र के लोग आकर पानीपुरी खाते हैं। अरे वाह भाई वाह, अरे मजा आ गया पानीपुरी खाकर। क्या मस्त पानीपुरी बनी है। सही कहा भाई, पता नहीं कौन सा ऐसा जादू करते हैं मोहन भाई, जो पानीपुरी का स्वाद ही कुछ बढ़ जाता है। जादू है जादू इनके हाथों में। वाह। हाँ भाई, मैंने कितनी बार कोशिश की घर पर ऐसी पानीपुरी बनाने की, पर नहीं बनती। सच में मोहन भैया के हाथों में जादू है। अरे मोहन भैया, जरा हमें भी तो सिखाओ, आप कैसे ये मस्त पानीपुरी बनाते हो। अरे बहन जी, अगर दुकानदार आपको ये बता देगा तो कौन आएगा फिर उसकी दुकान पर। मोहन की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। मोहन अपने ठेले पर सुबह से शाम तक पानीपुरी बेचता था। मोहन की पानीपुरी में एक अलग ही स्वाद था, जिस कारण सभी लोग उसकी पानीपुरी खाने बड़े ही चाव से आया करते थे। जिस जगह पर मोहन अपना ठेला लगाता था, उसी जगह पर थोड़ी दूरी पर रोहन नाम का एक आदमी भी पानीपुरी बेचता था। जब से मोहन की पानीपुरी का धंधा अच्छा चलने लगा था, तब से रोहन की पानीपुरी का काम कम हो गया था। एक दिन रोहन अपने नौकर भोला से कहता है, ये जब से मोहन पानीपुरी बेचने यहाँ आया है, तब से तो मेरे ठेले पर लोगों का आना ही बंद हो गया है। हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, पहले तो कितनी भीड़ रहती थी हमारे ठेले पर, समय का पता ही नहीं चलता था। पर अब देखो, पूरा दिन ऐसे खाली बैठे बैठे ही निकल जाता है। और ये सब इस मोहन की वजह से हुआ है मालिक। अच्छा भोला, तू मेरा एक काम कर। क्या मालिक? तू जरा इस मोहन के पास जाकर पता करके तो आ, ये अपनी पानीपुरी में ऐसा क्या डालता है जो लोग इसी के पास आते हैं पानीपुरी खाने। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर भोला मोहन की पानीपुरी खाने उसके ठेले पर जाता है और मोहन से कहता है, मोहन भैया, जरा एक प्लेट पानीपुरी तो खिला दो। हाँ 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 भाई, अभी लो। ऐसा कहकर मोहन पानीपुरी बनाने लग जाता है। भोला मोहन को पानीपुरी बनाते बड़े ही गौर से देखने लगता है। भोला देखता है कि मोहन अपनी पानीपुरी में आलू और चने भरता है, तो वो उसके साथ एक मसाला मिलाता है। उस मसाले से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघकर भोला कहता है, आहा, क्या खुशबू है। क्या बात है भैया जी, आपके इस मसाले से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ भैया जी, इस मसाले की वजह से ही हमारी पानीपुरी का स्वाद बढ़ जाता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। वैसे आप बनाते कैसे हो ये मसाला? ये हमारा स्पेशल मसाला है, हम किसी को नहीं बताते इसके बारे में। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। ये लो भाई तुम्हारी पानीपुरी। ये लो मोहन भैया, आपके पानीपुरी के पैसे। भोला पानीपुरी खाकर वहां से चला जाता है और सीधा जाकर अपने मालिक रोहन को सारी बात बता देता है। भोला की बातें सुनकर रोहन थोड़ी देर सोचने लग जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहन कहता है, भोला अच्छा सुन, तुम एक काम करो। जी मालिक बोलिए। वो मोहन के पास एक आदमी काम करता है ना, क्या नाम है उस नौकर का? हाँ हाँ मालिक, वो रामू है। अच्छा, तो तुम रामू को शाम को लेकर मेरे पास आना। मैं उसी से पूछता हूँ कि मोहन कैसे पानीपुरी का मसाला बनाता है। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है और जाकर रामू को कहता है, हाँ जी भैया जी बोलिए। वो मेरे मालिक है रोहन भैया, उन्होंने तुमको अपनी दुकान पर बुलाया है। जब घर जाओगे तो शाम को भैया से मिलते हुए जाना। क्या काम है रोहन भैया का हमसे? वो तो तुम्हें भैया ही बताएंगे।
पर तू याद से आ जाना दुकान पर। ठीक है, हम आ जाएंगे। उसके बाद भोला रोहन के पास जाकर सारी बात उसको बताता है। उसकी बात सुनकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है। रोहन को अब बेसब्री से शाम होने का इंतजार था। शाम होते ही रामू रोहन की दुकान पर उससे मिलने चला जाता है। उसको देखकर भोला कहता है, आओ आओ रामू, यहाँ बैठो, मालिक अभी आते हैं। क्या काम है हमसे रोहन भैया? हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम बैठो, अभी सब पता चल जाएगा तुमको। तभी रोहन आ जाता है। अरे रामू, तुम आ गए, कैसे हो तुम? हम ठीक हैं भैया जी, आपको हमसे कुछ काम था क्या? हाँ रामू, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भैया पूछिए, क्या पूछना है आपको? रामू ये लो पैसे, ये सब तुम्हारे हैं। बस तुम मुझे ये बताओ कि मोहन अपनी पानी पूरी में ऐसा कौन सा मसाला डालता है और वो कैसे बनता है? रामू रोहन के हाथ से पैसे ले लेता है और कहता है, भैया जी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। आराम से सोचो और थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दो, सब याद आ जाएगा आपको। रामू रोहन की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। ये रोहन भैया मुझे सिर्फ मसाला बताने के इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। रामू को सोच में डूबा हुआ देखकर रोहन कहता है, रामू रामू कहाँ खो गए, जल्दी बताओ। हाँ हाँ भैया, मुझे याद आ गया कि कैसे बनता है पानी पूरी का मसाला। पर अगर ये बात मोहन भैया को पता चली तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरा विश्वास करो, हम मोहन को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है फिर तो। इसके बाद रामू रोहन को मसाले में पड़ने वाले सारे सामान को बताने लग जाता है। रोहन जल्दी जल्दी एक डायरी लेकर उसमें सारा सामान लिखने लगता है। जब सारा सामान लिख लेता है तो वो रामू से कहता है, अरे रामू, ये सब बनेगा कैसे? एक काम करना, मैं तुमको सारा सामान ला कर दूंगा, तुम मुझे बस उसका मसाला बना कर दे देना। ठीक है भैया जी, आप सारा सामान ले आओ, मैं बना दूंगा। शाम को आता हूँ मैं आपके घर पर। ठीक है रामू। ऐसा कहकर रामू पैसे लेकर चला जाता है और शाम को रोहन के घर पर आता है। रोहन घर पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आओ आओ रामू, जल्दी से मसाला बना दो। हाँ हाँ भैया जी, चलिए। रोहन रामू को अपने रसोई घर में ले जाता है और वहां जाकर रामू को मसाला बनाने की सारी सामग्री दे देता है। रामू एक एक करके सारे मसाले भुनने लगता है और भुनने के बाद उनको मिक्सर में पीसने लगता है। पीसने के बाद वो उन सब मसालों को मिक्स करके रख देता है। रामू को मसाला बनाते हुए रोहन और भोला देख रहे थे। जब वो मसाले मिक्स करके रख देता है तब रोहन कहता है, अरे रामू, इतनी जल्दी मसाला बन भी गया? हाँ बन गया, यही मसाला डलता है पानी पूरी में। अब आप इस मसाले को एक अच्छे से डब्बे में बंद करके रख दो। अच्छा रोहन भैया, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहां से अपने घर चला जाता है। उधर रोहन मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। उसको मोहन की पानीपुरी का मसाला बनाने की रेसिपी जो पता चल गई थी। अगले दिन वो सुबह मोहन के ठेले के ठीक बगल में अपनी पानीपुरी का ठेला लगा देता है। मोहन अपने ठेले पर खड़ा होकर पानीपुरी बना रहा था। वो रोहन को वहां देखकर चौंक जाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। रोहन और भोला ठेले पर खड़े होकर अपनी पानीपुरी बेचने के लिए ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। आओ आओ, हमारे यहाँ की स्पेशल पानी पूरी खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। भोला की आवाज सुनकर कुछ लोग भोला के ठेले पर पानीपुरी खाने आते हैं। भोला उनको पानीपुरी बना कर देता है। वो लोग जब पानीपुरी खाते हैं तो उनको पानीपुरी में कुछ कड़वापन लगता है और वो थू थू करने लगते हैं। वो कहते हैं, छी छी, ये क्या है? ये पानी पूरी कब से कड़वी होने लगी? छी छी, तुम्हारी स्पेशल भेल पूरी सारे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया मेरे। अरे भाई, ये क्या मिलाया है इसमें जो इसका स्वाद ऐसा बेकार हो गया? उन सब की बातें सुनकर रोहन कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, आप दूसरी प्लेट खाकर देखो। वो उनको दूसरी प्लेट देता है, पर वो लोग फिर से वही सब कहते हैं और उसकी पानीपुरी को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। थू थू, नहीं खानी ये पानी पूरी, ऐसी बेकार और घटिया पानी पूरी तुम ही खाओ। अरे भाई, ये पानी पूरी कितनी बकवास है, इतना कड़वा स्वाद, इसे खाकर तो मेरे पेट में ही दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मेरी पानी पूरी इतनी खराब नहीं हो सकती, मैंने तो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाई है।
तभी रोहन की नजर रामू पर जाती है, जो मोहन के ठेले पर खड़ा होकर उसको देख रहा था। वो भागकर रामू को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है और कहता है, ये कैसा मसाला बनाया तूने? अरे अरे छोड़ो मुझे, मैंने तो बिल्कुल सही मसाला बनाकर दिया था, आपने ही ढंग से नहीं बनाया होगा। रोहन रामू को पीट रहा था। ये देखकर मोहन कहता है, अरे रोहन, तुम क्यों रामू को पीट रहे हो? ये तुम्हारे नौकर रामू ने मेरा पानी पूरी का मसाला खराब कर दिया सारा। इससे मेरा कितना नुकसान हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें किसने बताया कि रामू को मेरी पानी पूरी का मसाला बनाने की रेसिपी पता है? रामू को कोई रेसिपी नहीं पता। क्या इस रामू को कुछ नहीं बनाना आता? नहीं रोहन, रामू को कुछ नहीं पता। ये मसाला तो मैं घर पर ही बना कर लाता हूँ और यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है तुमने रामू को ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। रामू ने मुझे आकर सब बता दिया था। मैंने तुम्हारी पुलिस में शिकायत भी कर दी है। क्या मोहन, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर रोहन डर जाता है। अरे साहब आप? हाँ, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन है। अब चलो हमारे साथ। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ये सब नहीं करूंगा। मैं पानी पूरी बेचना ही बंद कर दूंगा। तुम ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर बोलना। अब चलो। रोहन को लेकर पुलिस वहां से चली जाती है। मोहन फिर से अपने ठेले पर काम करने लग जाता है। रोहन को अपने लालच करने का बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। उसको अपने किए की सजा मिल गई। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करके इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है, और यही हमने अभी अपनी इस कहानी में देखा।